गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेके। हम यहाँ पे जानेंगे कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे बनाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे तक पहुँचे थे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कितनी टाइप की यहाँ पे हमने बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कब। आज बात करते हैं फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारे जो फीचर हैं वो पहला आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन उसमें 22 पार्ट्स थे, 365 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स थे। तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे, और इसे एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो आप अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सील देखेंगे तो वो भी एक उसमें भी एक हाथी था। तो इसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन वर्ल्ड बोला जाता है या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ये अपने आप में ही एक बड़ी रूल बुक है। तो इट्स अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा सख्त है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि बहुत ही ज्यादा रबर जैसा है, मतलब फ्लेक्सिबल है। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि ये मिक्सचर ऑफ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ब्लेंड मीन्स टू से मिक्सचर ऑफ, ब्लेंड इज अ इंग्लिश वर्ड जिसकी मीनिंग यहाँ पे आती है कि मिक्सचर। तो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब यहाँ पे आता है कि रिजिड क्यों कहा जाता है। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही थोड़ी रिजिडिटी को होल्ड करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को, जैसे हमने बात करा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेरिका का है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये मिक्सचर है उनका। तो हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। A rigid constitution is the one which requires a special procedure for its amendment. For example, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और अपने आप में रिजिडिटी को करता है, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो बहुत सारे स्पेशल प्रोसीजर से आपने गुजरना पड़ेगा। सेकंड आता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज अ ऑर्डिनरी लॉ मेड। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर आपको चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करना है तो गवर्नमेंट उसको इजीली मोल्ड कर सकती है। हमारे इंडिया की तरह, या जैसे अगर बात करें अमेरिका की तरह, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी और सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल बिल या लॉ की तरह आप इसको पास कर सकते हैं। The Indian Constitution provides the three type of amendment: rigid, simple, difficult procedure, depending on the nature of the amendment. और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे रूल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बात करूं कि अगर अगर आपको न्यू स्टेट बनाना है तो उसमें वो थोड़ा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स में अगर आपने चेंजेस करने हैं तो वहां पे आप रिजिडिटी देख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को तो इतनी जल्दी नॉर्मल अमेंड नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप के लिए, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के लिए रूल्स बना सकती है। बट सेम एज अगर मैं बात करूं कि आपने फंडामेंटल राइट्स को या अगर डीपीएसपी में कुछ चेंज करना है तो वो थोड़ा रिजिड हो सकता है, वहां पे इतना रिजिड नहीं है। बट तो सेकंड फीचर है कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। थर्ड आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। अब हम बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में मेंशन किया था कि फेडरल सिस्टम मतलब कि हमारे पास स्टेट की गवर्नमेंट और जो सेंट्रल या यूनियन की गवर्नमेंट बोला जाता है, हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं। एक जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, दूसरा जो राज्य की सरकार है। राज्य, तो ये फेडरल सिस्टम है कि हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया। एक पावर जो हमारे पास अगर
ये पावर का एक गोला था, तो हमने इसको हाफ कर दिया, तो आधी पावर एक के पास में, आधी पावर एक के पास में। बट हमने ऐसा किया कि ये जो आधी पावर जो स्टेट को मिली है वो थोड़ी सी कम है, वो बायस्ड है स्टेट की तरफ। स्टेट के पास में थोड़ी ज्यादा पावर है, जो हम स्टेट सॉरी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर है। तो ये है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जो यूनियन है उसके पास बायस्ड है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब अगर हमारे पास प्रेसिडेंट लॉ लगता है, तो प्रेसिडेंट लॉ लगने पे क्या होता है, हमारे पास में जितनी भी पावर्स होती हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाती हैं। तो इसका एक इसके पीछे एक मोटो है कि हमें इंटीग्रिटी को, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उस पे कोई बाधा ना आए, उसके लिए हम इसे यूनिटरी बायस भी बना सकते हैं। अब आएंगे हम अपने लाइंस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। It contains all the usual features of a federation, such as the two government division of the power, a written constitution, and the supremacy of the constitution and rigidity of the constitution, independent judiciary, and bicameralism. Hence, the constitution of India has been variously described as the federal in form but unitary in spirit, and quasi-federal. KC केसी ने बोला था कि अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि केसी वियर्स हैं उनने क्या कहा है। तो जो क्वासी फेडरल होता है, सेम इसका मीनिंग भी यही है कि यूनिट फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। तो अब आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में अगर बात करूं कि दादा और दादी की बात करूं, तो आपके दादा और दादी दोनों के पास में अपनी अपनी पावर्स हैं। पर या दादा या दादी, अगर दादा को हम यूनियन गवर्नमेंट मान लें जो केंद्र सरकार है वो, और दादी को अगर हम राज्य सरकार मान लें, तो दादी के पास थोड़ी कम पावर्स हैं एज कम्पेयर टू दादा के पास में। पावर्स दोनों के पास में है, बट अगर अगर हम बात करें कि ज्यादा जो बायस्ड है, कहाँ पे झुकाव ज्यादा है, तो दादा की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। तो इसी को ही क्वासी फेडरल सिस्टम बोला जाता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फेडरल सिस्टम जो बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दादा को भी पावर दी गई, दादी को। ऐसा नहीं है कि दादी के पास ही पावर है या दादा के पास ही पावर है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज की, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बट हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। हमारे पास एक पार्लियामेंट होती है जहाँ पे एक सिंगल आदमी हेड न करते हुए एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप और जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए पार्लियामेंट में उपस्थित होंगे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड for the British parliamentary system of the government rather than the American presidential system of the government। जैसे मैंने बात करी कि presidential system of the government, यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट होंगी। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, पर सिंगल एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है। पूरी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जितने भी एमपीज एमएलएज जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर में प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसके ऊपर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे एक व्यक्ति की जगह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है रिप्रेजेंटेटिव पे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि आपके पास में एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको कुछ ज्यादा ही पावर दी गई है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of the separation of power between the two organs। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, प्रेसिडेंशियल लॉ जब होता है तो यहाँ पे क्या है कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों अलग अलग है। लेजिस्लेशन अलग है और एग्जीक्यूटिव। बट हमारे इंडिया में क्या है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ संबंधित है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दे आर विद दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ हम कमिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम फीचर्स जान लिए डायरेक्टली। अगर आप कई लोगों के मन में डाउट होता है कि प्रियम्बल से क्या ही क्वेश्चन आता है, बट प्रियम्बल से क्वेश्चन आया था ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को इनके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लिखने के लिए। वहां पे लिखा था कि arrange the word systematically as they are in the preamble of the constitution। तो हम बात करते हैं preamble की। preamble जैसे आपने आपने जाना कि 13 ऑफ दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ आए थे उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था, और जिसे बाद में प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved the constitution of India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो यहाँ पे जो आया है sovereign socialist secular democratic republic, ये वर्ड का अरेंजमेंट पूछा जाता है। एंड यहाँ पे जस्टिस की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप की जस्टिस की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्टली अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रियम्बल में कितने टाइप की जस्टिस की बात की है, तो आपके पास में होगा 3 टाइप की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी की बात करें, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कितने टाइप की लिबर्टी की बात की है, तो 5 टाइप ऑफ लिबर्टी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में कितने टाइप की लिबर्टीज की बात की है, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि प्रियम्बल में, क्योंकि वहां तो 6 टाइप की आपको लिबर्टी मिलती है। आर्टिकल 19 जो आपके पास आता है, आर्टिकल 19, उसकी बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। अब आता है इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स, अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोशन अमंग ऑल द। फिर आता है फर्टिनिटी की बात की है, और यहाँ पे आया है 26 नवंबर 1949। तो ये अडॉप्ट इनेक्ट गिव टू आवर सेल्फ, तो यहाँ पे इनेक्ट और अडॉप्ट किया है, बट जब इनफोर्स में आया है वो है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे प्रियम्बल रिफर्स टू द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे इसकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है। ये डिटेल आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रियम्बल पे। ये कुछ सेम डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कुछ प्रियम्बल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अकेले कोई रूल बुक नहीं बनाई जाती है। अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते होंगे, तो आपने रेफरेंस लेना होता है कहीं से। तो जो रेफरेंस लिया गया है उसे ही बोला जाता है कि सोर्सेज, जहां से हमने इसको लिया है। पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1/3 पार्ट है हमारे न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बात करते हैं इसमें फेडरल स्कीम मैंने बताया कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस और गवर्नर, हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। ज्यूडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो कि पार्ट 14 में आता है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो पार्ट 18 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात की गई। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने कहा ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे ये पार्ट 5 में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, अब सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है, कैबिनेट सिस्टम की बात करेंगे, रिट्स की बात करते हैं, और ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमने लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ कमिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स,
पार्ट 3 में आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। अब आपको अगर पता हो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है तो आगे अपनी वीडियोस में मेंशन करेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है। आर्टिकल 60 जो है 60, उसमें हम ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 53 कहता है, 52 कहता है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 61 कहता है कि इम्पीचमेंट कैसे होगा। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस कैसा होगा। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की हमारे पास पोस्ट कहाँ आती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आएगी आपके पास में 64 में। आर्टिकल 64 से कहता है कि हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे, डायरेक्टिव डीपीएसपी जो कि हमारे पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, और ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आता है हमारे पास पार्ट 5 में, यूनियन गवर्नमेंट। और ये है, अगर इलेक्शन मेथड की बात करें तो ये 64 आर्टिकल जो है वो वो इलेक्टोरल कॉलेजियम की बात करता है। और आर्टिकल 65 जो बताता है, आर्टिकल 65 बताता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे, आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेस्टिट्यूटरी पावर्स इन दी सेंटर लिया है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि रेस्टिट्यूटरी पावर्स, जो बायसनेस की बात करते हैं ना, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो यही बताता है कि रेस्टिट्यूटरी पावर्स किसके पास है, सेंटर्स के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसे हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट लिस्ट ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, अगर मैं बात करूं फ्रीडम ऑफ ट्रेड की तो पार्ट नंबर 13 में हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन दी कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये हमारा है पार्ट नंबर 13। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 की बात करें तो ये बताता है कि जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पार्ट 13 में आपको देखने को मिलेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग जो 108 में होती है, जॉइंट सिटिंग 108 आर्टिकल, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 108 में बताता है कि जॉइंट सिटिंग, और इसको इनिशिएट करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन या ऑफ जर्मनी की बात करें, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जो सस्पेंशन ऑफ ये आता है हमारे पास में पार्ट नंबर 18 में। पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है, जिसमें हमें बताया गया है कि फंडामेंटल, यहाँ पे मैं आपके पार्ट्स को भी कवर करता जा रहा हूँ क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि पार्ट कौन से, अब जब आप पॉलिटी में आपने सब चीजों को रिलेट करके चलना होता है। अगर आप एक चीज को एक टाइम पे याद कर रहे हैं तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप चलते हुए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जॉइंट सेटिंग आर्टिकल 108 में आता है, प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, वो 52 आर्टिकल बोलता है, इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल बोलता है, इलेक्शन मेथड 65 आर्टिकल बोलता है। तो इसी तरह जो हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो है हमारे पार्ट 18 में। और अगर मैं बात करूं कि पार्ट 18 में तो है इमरजेंसी प्रोविजंस, बट अगर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा तो पार्लियामेंट के पास पावर है, जिसे आर्टिकल 35 में मेंशन किया गया। अब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, एज आई मेंशन्ड फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पार्ट 4A में, पार्ट 4A में, पार्ट 4A में 51 आर्टिकल, 51A पे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड
यहाँ पे आता है आइडिया ऑफ जस्टिस, और जस्टिस कितने टाइप का हुआ, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो आई होप यहाँ पे तक आपको फीचर समझ में आएंगे। यहाँ पे हमने फीचर्स और प्रियम्बल को कंप्लीट किया है। सो थैंक यू एंड डू लाइक टू द चैनल स्टडी मेंटोर।